एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे सच की खबर यूट्यूब चैनल में। आज हम मौजूद हैं जनपद संभल के चंदोसी में डॉक्टर मोहित बंसल जी के पास और उनसे हम जानेंगे आखिरकार कैंसर के क्या-क्या लक्षण होते हैं और उसकी पहचान कैसे होती है और क्या-क्या उसके उपचार हैं। जी, आप सबसे पहले मुझे ये बताइए कि कैंसर की पहचान कैसे होती है? नमस्कार। जैसा कि आपने बताया कि कैंसर के बारे में जागरूक करना चाहते हैं लोगों जी, को, जी। तो मुख्यतः 3 तरह के कैंसर होते हैं जिन्हें हम अर्ली स्टेजेस मतलब शुरुआती स्टेज में पता लगा सकते हैं। ख़ास तौर से एक मुँह का कैंसर, महिलाओं में स्तन का कैंसर और एक बच्चेदानी का मुँह का कैंसर जिसे हिंदी में सर्वाइकल कैंसर भी कहते हैं। आम तौर पे ये 3 कैंसर ऐसे हैं जिन्हें परेशानी के आधार पे या रेगुलर जाँचों के आधार पर अगर हम देखें तो अर्ली स्टेज में पता लगा सकते हैं। लक्षणों की बात भी करूँगा, तो यूज़ुअली क्या होता है जो हमारे आस-पास की जनता है, पॉपुलेशन है, ये बहुत ज़्यादा तम्बाकू, सुपारी, इनमें मसालों को बहुत ज़्यादा सेवन करती है। तो कई बार इस तरह के ज़ख्म हो जाते हैं जो आमतौर पे दर्द नहीं करते हैं या मुँह में कई घाव हो जाते हैं, बड़े सफ़ेद धब्बे हो जाते हैं, जिन्हें ल्यूकोप्लेकिया बोलते हैं या कई बार मुँह के अंदर गाँठें हो जाती हैं। तो आमतौर पे लोग क्या करते हैं, नज़रअंदाज करते हैं। कहीं चले गए, किसी गाँव में कोई दवाई लेके लगा ली, कुछ मसाले लगा लिए, मेडिकल स्टोर से ऐसे ही बिना किसी जानकारी के कोई दवाई लेके लगा ली। तो धीरे-धीरे क्या होता है, ये बीमारियाँ बढ़ती रहती हैं, है ना? और सबसे खराब बात ये होती है कि आम तौर पे अगर ये कैंसर की गाँठें हैं, तो उसमें ये कैंसर के ज़ख्म है, तो उसमें दर्द नहीं होता है। और धीरे-धीरे जब ये बढ़ते रहते हैं, तो अंदर कैंसर जैसे कहते हैं ना, हो गया कैंसर, अपने पैर फँस आता है उसके अंदर। तो जब ये बढ़ते रहते हैं, जब तक परेशानी होनी शुरू होती है, वो चीज़ अंदर ही अंदर फैल चुकी होती है और जब फैल जाती है तो लेट स्टेज हो गई, आगे की स्टेज हो गई, मतलब परेशानी ज़्यादा बढ़ गई। और कई बार ऐसा भी होता है कि आपका मुँह नहीं खुल पाता, अगर ये जो जॉइंट है अगर ये इन्वॉल्व कर लिया तो आपका मुँह खुलने में परेशानी होगी, धीरे-धीरे लोगों का मुँह बंद होना शुरू हो जाएगा, पूरा नहीं खुल पाएगा। सटकने में परेशानी होगी, पहले जैसे अच्छा खाना खाते थे, चबा के खाते थे, वो नहीं खा पाएँगे, उसे भी लोग नज़रअंदाज करेंगे, सोचेंगे चलो भाई कोई ना, किसी परेशानी की वजह से हो रहा होगा। तो ये सब चीज़ें नज़रअंदाज नहीं करनी है। अगर ऐसी कोई भी परेशानी लग रही है, कोई भी ज़ख्म लग रहे हैं, चाहे उसमें दर्द है या नहीं है, आपने महसूस किया किसी वजह से कोई गाँठ लग रही है आपको मुँह में, कहीं से खून आ रहा है, कोई भी अगर परेशानी लग रही है, तो आप अपने डॉक्टर के पास जाइए, उसे चेकअप कराइए, दिखाइए। हो सकता है कि कहीं न कहीं कोई वजह हो। आम तौर पे इस तरह की परेशानियाँ उन लोगों को होती हैं जो अक्सर तम्बाकू, गुटखा इन चीज़ों का सेवन करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, उन लोगों को भी परेशानी हो सकती है, हालाँकि बहुत कम, उन लोगों की भी परेशानी हो सकती है जो लोग ये सब चीज़ों का सेवन नहीं करते हैं। ये तो बात हुई हमारे मुँह के कैंसर की। बात करते हैं स्तन कैंसर की। उसी तरह कोई भी महिलाएँ जो अपने ब्रेस्ट में, स्तन में किसी भी तरह की गाँठें महसूस करती हैं, है ना? या फिर जो निपल एरियोला जिसको बोलते हैं मेडिकल टर्म्स में, उसके अंदर हमें लग रहा है कि साइज़ उसका छोटा-बड़ा हो गया है, स्तन के आकार के साइज़ अ, बड़े या छोटे हो जाते हैं, कोई भी गाँठें हो गई, किसी भी तरह का डिस्चार्ज उसमें से आ रहा है जो नॉर्मल नहीं है। तो इस तरह की अगर कोई भी परेशानियाँ लगती हैं, तो आपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए, आपको एग्ज़ामिनेशन करवाना चाहिए। जैसे पिछले दिनों अक्टूबर में कैंसर माह था, तो हमने अपने अस्पताल में कैंप भी लगाया था लोगों को, महिलाओं को जागरूक करने के लिए। और इस चीज़ में मेरी वाइफ डॉक्टर स्मृति वार्ष्णेय जो कि हिस्टोपैथोलॉजिस्ट हैं, जो हाई एंड टेस्टिंग्स भी करते हैं, कैंसर से संबंधित गाँठों की जाँचें भी करती हैं। उन्होंने मेरी इस कैंप में काफ़ी ज़्यादा मदद की, है ना? बहुत सारे जो फीमेल पेशेंट्स हैं, उनके एग्ज़ामिनेशन के रिगार्डिंग। तो अगर इस तरह की कोई भी परेशानी आपको लग रही है, ऐसी कोई भी गाँठें लग रही हैं, तो उसका आपके मैं ये नहीं कहता यहाँ पर आइए मेरे पास या किसी भी डॉक्टर के पास आप जाइए, जिनके ऊपर आपको विश्वास है, वहाँ जाइए, वहाँ प्रॉपर एग्ज़ामिनेशन करवाइए, कोई भी गाँठें लगती है तो उनकी टेस्टिंग करवाइए, ठीक है? ताकि अगर ऐसी कोई भी परेशानी है, तो उसका समय रहते डायग्नोसिस हो सके और समय रहते इलाज शुरू हो सके। तीसरा जो आमतौर पे जो कैंसर जो हम टेस्टिंग के ज़रिए अर्ली स्टेजेस में पता लगा सकते हैं, वो होता है बच्चेदानी का मुँह का कैंसर, सर्वाइकल कैंसर जिसको कहते हैं, फीमेल्स में, महिलाओं में होता है। तो उस केस में हमें ये देखना रहता है कि कोई भी ऐसी फीमेल, कोई भी ऐसी महिला जिसे पीरियड्स के बीच में ब्लीडिंग हो रही है या सहवास के दौरान दर्द रह रहा है ना? या कोई अबनॉर्मल डिस्चार्ज अगर आ रहा है, तो उसे अपना एक पैप स्मेयर करवाना चाहिए, चेकअप करवाना चाहिए कि कोई अबनॉर्मल ग्रोथ तो नहीं है, किसी तरह का कोई और इन्फेक्शन तो नहीं है ना? या फिर जो महिलाएँ जिनकी शादी हो चुकी है या 30 से ज़्यादा की उम्र की जो महिलाएँ हैं, उन्हें अपना पैप सर्वाइकल कैंसर के लिए टेस्ट होता है जिसे हम बोलते हैं पैप स्मीयर, वो करवाना चाहिए ताकि पता लग सके कि कोई भी एबनॉर्मल ग्रोथ या कोई भी कैंसर के लक्षण नहीं है। और अगर ऐसा होता है तो उससे भी हम अर्ली स्टेज में पता लगा सकते हैं कि कैंसर तो नहीं है। ठीक है, अगर है तो टाइमली उसका ट्रीटमेंट करेंगे, डायग्नोज करके। सबसे अच्छी बात ये है कि इतने सारे सौयों तरह के कैंसर होते हैं, किसी भी कैंसर के लिए कोई भी वैक्सीन उपलब्ध नहीं है।
वैक्सीन जैसे जब हम छोटे थे तो हमारे बहुत सारे वैक्सीन लगते थे, वो पोलियो की ड्रॉप्स पीते थे, पैदा होते ही हमारे ट्यूबरकुलोसिस का टीका लग गया है ना, उसके बीसीजी जिसको बोलते हैं, फिर पोलियो की हमने खुराक दी, फिर एमएमआर मीजल्स मम्स रूबेला का हमारा टीका लगा, इस तरह डीपीटी का हमारा टीका लगा, या अन्य बहुत सारे हमारे तरह के टीके थे। उसी तरह से विज्ञान ने इतनी तरक्की की, कैंसर से बचाव के लिए महिलाओं के लिए एक वैक्सीन हमारे पास उपलब्ध है, सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन के नाम से जिसे बोलते हैं। तो हमें उसका भी लाभ उठाना चाहिए कि भाई अगर कैंसर जैसी बीमारी से बचने के लिए हमारे पास कोई वैक्सीन उपलब्ध है तो हम उसका फायदा उठाएं, उस वैक्सीन को लगवाएं। ठीक है, तो मेरा कहना ये है कि कोई भी कैंसर जैसे में कोई बचाव के लिए हमारे पास कोई भी वैक्सीन नहीं है, तो एक सर्वाइकल कैंसर ऐसा है जिसके लिए हमारे पास वैक्सीन है। तो कोई भी ऐसी महिलाएं जो कैंसर की वैक्सीन लगवाना चाहती हैं, आइडियली तो सबको ही लगवाना चाहिए, बट जो भी लगवाना चाहती हैं और जिन लोगों को भी कोई जानकारी चाहिए इस कैंसर से संबंधित, उनका बहुत बहुत स्वागत है हमारे सेंटर पर। मैं और मेरी वेट डॉक्टर्स में से हम इस चीज़ के लिए लोगों को जागरूकता भी देते हैं, लोगों के जो सवाल रहते हैं उनका जवाब भी देते हैं, ये हम काम करते हैं। रही बात दूसरे और कैंसर की जो ऑर्गन्स शरीर के अंदर हैं, जैसे फेफड़े का हो गया, पेट का हो गया, खाने की नली का हो गया, प्रोस्टेट का हो गया, या अन्य कोई भी कैंसर हो गया, तो वो लक्षणों के आधार पे ही पता लगते हैं। अगर आपको कई बार इस तरह की परेशानी हो रही है, जैसे आपके लैट्रिन में खून है, तो कई बार देखते हैं लैट्रिन टेस्ट करके कि भाई कोई एबनॉर्मल ग्रोथ तो नहीं आ रही। आपको खाने की नली में खाना खाने में परेशानी होती है, निकलने में परेशानी होती है, तो उसके लिए अलग जांचें, एंडोस्कोपी करके देखते हैं कोई एबनॉर्मल ग्रोथ तो नहीं है पेट में, खाने की नली में। तो वो समस्या से संबंधित जांचें करके देखते हैं जो रूटीन में टेस्ट नहीं होते हैं। इसलिए हमेशा यही कहा जाता है कि अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी शरीर के किसी भी अंग से संबंधित कोई भी परेशानी हो रही है, तो आप अपने डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि आपके डॉक्टर बेहतर समझते हैं इन परेशानियों को कि क्या समस्याएं आ सकती हैं। आमतौर पे लोगों की धारणा ये ऐसी रहती है कि भाई मुझे कैंसर नहीं हो सकता, तो ऐसा ना सोचे। अच्छी बात यह है कि कैंसर नहीं हो, लेकिन ऐसा सोचना भी सही नहीं है। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना चाहिए। कई बीमारियां हैं, किसी को भी हो सकती है, कभी भी हो सकती है, किसी भी उम्र में हो सकती है। तो सही बात यह है कि अगर परेशानियां लग रही हैं किसी भी तरह की, तो नजरअंदाज ना करें, अपने डॉक्टर के पास जाएं, उनसे सलाह लें। ये ना सोचें कि अगर कोई जांचें करवा ली तो हमारे पैसे खराब हो गए या किसी खराब कारण से करवाई है। वो इसलिए करवाई है कि कोई खराब चीज़ ना हो, और अगर कोई खराब चीज़ निकलती भी है तो उसका समय रहते इलाज हो सके। तो सर वो कैंसर कितने प्रकार का होता है? कैंसर कई तरह के होते हैं, ऑर्गन से संबंधित कैंसर कई तरह के होते हैं। तो आमतौर पे जब हम इन्हें देखते हैं, अगर मैं सामान्य भाषा में बात करूँ, तो एक तो जैसे खून के कैंसर हो गए, है ना, सॉलिड ऑर्गन्स के कैंसर होते हैं, और एक स्किन के कैंसर होते हैं। मोटे मोटे तौर पर तो ये है, ठीक है। और बाकी अगर हम सामान्य तौर पे जब हम बात करते हैं तो हम यही कहते हैं, इसी तरह से तो बात करते हैं कि भाई खून का कैंसर हो गया, या सफेद खून का कैंसर हो गया, या मेरे शरीर के किसी अंग में कैंसर हो गया। तो सबसे ज्यादा घातक कैंसर कौन सा माना जाता है? सभी कैंसर घातक हैं, सभी कैंसर घातक हैं, क्योंकि आगे जाके ये कैंसर आपके शरीर में फैलेंगे, और फैलेंगे तो अलग अलग अंगों में जाएंगे, अलग अलग अंगों में जाएंगे तो परेशानी कॉज करेंगे। लेकिन अगर मोटे शब्दों में बात करें तो कैंसर मतलब कोई भी एबनॉर्मल ग्रोथ है ना, ट्यूमर जिसको कहते हैं, तो ये बिनाइन हो सकते हैं और मेटास्टेटिक हो सकते हैं। तो अगर बिनाइन का मतलब है कि वो उसी जगह पर रहेंगे और ये शरीर में फैलेंगे नहीं, एक गांठ के तौर पे आपके शरीर में रहेंगे। मेटास्टेटिक कैंसर्स हैं अगर, तो वो शरीर में फैलेंगे, दूसरे अंगों में भी जाएंगे और परेशानियां बढ़ाएंगे, और जिस भी अंग में जाएंगे उस अंग को खराब करेंगे। ऐसा लगभग कैंसर की जो स्टेज होती है उसकी पहचान कैसे होती है? कैंसर की स्टेज की पहचान बेसिकली जब हम टेस्टिंग कराते हैं तो देखते हैं, उसमें कई तरह की जांच होती है। एक तो मान लीजिए कोई भी गांठ है, पेट में किसी के कोई गांठ है ना, तो या लीवर में किसी के कोई गांठ है, गॉल ब्लैडर में कोई किसी के गांठ है, तो हम कई बार एफएलएसी करते हैं, सर्जरी करते हैं, तो हम उस गांठ को निकालते हैं। उसके बाद उस सैंपल को उस अंग को निकालने के बाद उसकी माइक्रोस्कोपिक जांचें करते हैं या कुछ और जांचें करते हैं, देखने के लिए किस प्रकार का कैंसर है। एक तो चीज़ हो गई। दूसरी, हमें ये देखना होता है कि कितना फैला हुआ है, ठीक है, शरीर में कहाँ कहाँ फैला हुआ है। तो उसके लिए हम सीटी स्कैन, एमआरआई या फिर पेट सीटी स्कैन जैसी जांचें करते हैं, जिससे हमें पता लगता है कि कितना कैंसर फैला हुआ है। समझ रहे हैं? तो ये इन आधार पे हम ये डिसाइड करते हैं कि स्टेजिंग क्या हो रहा है। तो हमें बेसिकली तो ये देखना पड़ता है कि कोई भी अगर गांठ है तो उसका साइज कितना है, कितना फैला हुआ है, आसपास के अंगों में फैला हुआ है या नहीं फैला हुआ है, या फिर वो किस प्रकार का कैंसर है। इन चीज़ों के आधार पे हम स्टेजिंग डिसाइड करते हैं। सर लगभग किस स्टेज पे आके पेशेंट की कम उम्मीद होती है कि अब इसका ट्रीटमेंट संभव नहीं है? अगर ये कहेंगे इलाज संभव नहीं है तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से ये चीज़ सही नहीं है। जी।
बेसिकली अगर अर्ली स्टेज में हमें पता लग जाता है, स्टेज 1 या स्टेज 2 उदाहरण के तौर पर, अगर अर्ली स्टेजेस में कैंसर पता लग जाते हैं तो बहुत हद तक ये क्यूरेबल होते हैं, बहुत हद तक ये क्यूरेबल होते हैं। और ऐसे बहुत सारे मरीज भी मैंने देखे हैं अपने एक्सपीरियंस में जो पूरी तरह से बहुत अच्छी स्वस्थ लाइफ जी रहे हैं। तो ट्रीटमेंट जो है वो कई प्रकार से होता है। अगर ज़रूरी है कि हम सर्जरी करके उस कैंसर वाली जगह को निकाल दें, ठीक है, उसके बाद रेडियोथेरेपी करें या इम्यूनोथेरेपी करें या कीमोथेरेपी करें, या कई बार ऐसा होता है सर्जरी अगर पॉसिबल नहीं है तो कीमोथेरेपी करते हैं, फिर बाद में सर्जरी करते हैं। तो ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं कि किस तरह का कैंसर है, शरीर के किस अंग में कैंसर है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, अगर कैंसर अर्ली स्टेजेस में है, शुरुआती स्टेज में है, तो हाँ, जो हमारे पास चांसेस होते हैं ट्रीटमेंट के, जो ऑप्शंस होते हैं वो हमारे पास ज़्यादा होते हैं। लेकिन जैसे जैसे स्टेज बढ़ती जाती है, हमारे जो दवाइयों के ऑप्शन या ट्रीटमेंट के ऑप्शन है वो कम होते जाते हैं। और जैसे जैसे स्टेज बढ़ती जाती है, जैसे कि आपने कहा लास्ट स्टेज का कैंसर या फोर्थ स्टेज का कैंसर, तो वहाँ पे बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं। और जैसे कि कैंसर पूरे शरीर में फैल गया है, तो बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस हैं कि जो कैंसर वाली जो चीज़ है वो वापस हो पाए। फिर उस केस में हमारे पास एक चीज़ आती है कि पैलिएटिव ट्रीटमेंट। पैलिएटिव ट्रीटमेंट मतलब कि हम जो दवाइयाँ देंगे या जो इलाज करेंगे वो इसलिए करेंगे कि मरीज के ऊपर जो बीमारी की वजह से शरीर में परेशानी आ रही है उन्हें कंट्रोल कर सकें और मरीज की जो भी जीवन है उसे आराम वाली स्थिति में दिला सकें। अच्छा सर, जैसे मैंने ये बाहर देखा आपके अस्पताल में कि आप डायबिटीज़ का भी ट्रीटमेंट करते हैं, तो डायबिटीज़ की पहचान कैसे होती है? डायबिटीज़ की जैसे आमतौर पे लोगों को पता भी है, 3 मुख्य चीज़ें होती हैं, बहुत ज़्यादा भूख लगना, बहुत ज़्यादा प्यास लगना और ये क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा भूख लगना, बहुत ज़्यादा प्यास लगना और कई बार बहुत ज़्यादा नींद या थकान, ऐसी स्थिति जब रहती हैं, तो ये कॉमन लक्षण हो सकते हैं। लेकिन आज की पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो ज़रूरी नहीं है हर किसी में ऐसे ही लक्षण हों। तो इसमें भी ये कहा गया है कि आमतौर पर टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस जिसको कहते हैं, तो लोगों को अपने समय-समय पे रहते हुए रूटीन चेकअप करवानी चाहिए। कभी भी अगर ऐसा लगता है कि हमारी शुगर्स वगैरह गड़बड़ आ रही हैं, तो उससे प्रॉपर टेस्ट कराएँ। तो मुख्यतः हमारे पास 2 टेस्ट होते हैं, एक तो रैंडम ब्लड शुगर या फास्टिंग ब्लड शुगर जिसे हम कहते हैं, एक एचबीएलसी 3 महीने के एवरेज ब्लड शुगर। ये कॉमन टेस्ट होते हैं हमारे, जिसमें हम देख सकते हैं कि आपकी शुगर लेवल्स जो है वो सही चल रहे हैं या गड़बड़ चल रहे हैं, और उसी के आधार पे हम कहते हैं कि आपको डायबिटीज़ है। क्योंकि आजकल की जो जीवन शैली है इतनी ज़्यादा तनाव वाली है, हर व्यक्ति अपने काम में घिरा हुआ है, या तो लोगों की डाइट अच्छी नहीं है, खुराक अच्छी नहीं है, या खाने-पीने का समय अच्छा नहीं है, या जब भी खाते हैं तो क्या खाते हैं वो चीज़ें अच्छी नहीं है। तो ये सब चीज़ें मिल-जुल के कहीं न कहीं परेशानी पैदा करती ही हैं। तो पहले अगर मैं बहुत साल पहले बात करूँ तो लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत ज़्यादा सचेत रहते थे, अपने शरीर को समय देते थे। लेकिन आजकल की अगर जीवन शैली की बात करें तो लोगों के पास इतना समय नहीं है, या किसी भी कारण की वजह से या ज़िम्मेदारियों की वजह से उतना समय अपने शरीर को नहीं दे पाते, जिसकी वजह से उनकी जीवन शैली खराब होती है। एक्सरसाइज़ेज़, व्यायाम, खान-पान, ये सब चीज़ें गड़बड़ होती हैं और कहीं न कहीं डायबिटीज़ जैसी बीमारी पैदा होती है। तो डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट क्या है? डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट मुख्यतः सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो हम अपनी जीवन शैली सही करते हैं, ठीक है? जीवन शैली सही करने का मतलब है सोने, उठने, जागने, काम करने का समय निर्धारित होना चाहिए। आमतौर पे लोग क्या करते हैं, अपना सोने का समय कम कर देते हैं, अपनी ज़िम्मेदारियों की वजह से, किसी की वजह से। तो एक तो नींद पूरी नहीं हो रही है, ठीक है? तो ये सब चीज़ें पहली बार सही करनी है। दूसरा, नियमित रूप से व्यायाम, शरीर जब चलता रहेगा, मशीन है एक तरह की, शरीर मशीन है, चलती रहेगी, अच्छी रहेगी, तो नियमित तौर से व्यायाम होना चाहिए। दूसरा, खान-पान, डाइट मैनेजमेंट जिसको कहते हैं, डाइट हमारी अच्छी होनी चाहिए। क्या खाना है, कितना खाना है, कब खाना है, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है? उसके बाद आता है हमारा फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, जिसमें हम कहते हैं कि हमें दवाइयाँ खानी है। तो कई प्रकार की दवाइयाँ होती हैं जो हमें लेनी चाहिए उसी के अनुसार। और एक दूसरी बात बात आती है इंसुलिन की। तो अगर लगता है कि हमारी अगर टाइप 1 डायबिटीज़ है या फिर हमारी जो शुगर डायबिटीज़ है वो दवाइयों से नहीं कंट्रोल हो पा रही है, तो फिर हम इंसुलिन भी शुरू करते हैं उसके लिए। तो आजकल एडवांस टेक्नोलॉजी में बहुत सारी इंसुलिन है ऐसी जो अच्छी हैं, कम नुकसान पहुँचाती हैं। दवाइयाँ भी बहुत सारी इस तरह की हैं जो कम नुकसान पहुँचाती हैं, कम साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो अपने डॉक्टर से सलाह लें और अनुसार ही अपना ट्रीटमेंट शुरू करें। सर, नॉर्मल शुगर लगभग कितनी होती है? अगर फास्टिंग में चेक करेंगे तो एक 80 से 110 तक नॉर्मल शुगर मानते हैं, और खाना खाने के 2 घंटे बाद की अगर हम शुगर चेक करते हैं तो अगर 180 से कम आ रही है तो ठीक है, नॉर्मल है, कोई परेशानी नहीं। सर, जैसे शुगर हाई होती है तो इससे क्या-क्या दिक्कत हो सकती है? अक्सर जब शुगर हाई होती है तो लोगों को कई बार पसीने, चक्कर आना, इस तरह की दिक्कतें होती हैं, या फिर भारीपन लगना शरीर में, इस तरह की परेशानी होती है। तो सर, जैसे कोई आपसे जानकारी लेने जाता है, ट्रीटमेंट लेने जाता है, तो वो चंदूसमें किस जगह संपर्क कर सकता है और कैसे संपर्क कर सकता है?
चंदौसी में मेरा अस्पताल है मुंसिफ रोड पे। मेरे अस्पताल का नाम है आशीर्वाद हेल्थ केयर सेंटर। ये मैं यहाँ पर अस्पताल चलाता हूँ एज ए जनरल फिजिशियन, और मैं डायबिटीज़ के मरीज़ देखता हूँ, उन्हें जानकारी देता हूँ, जो भी उनके क्वेश्चंस होते हैं, कंसर्न्स होते हैं डायबिटीज़ से संबंधित। साथ ही साथ यहाँ पर मैं कैंसर से संबंधित लोगों को जानकारी भी देता हूँ। साथ में हम यहाँ पर एक पैथोलॉजी लैब भी चलाते हैं जिसका नाम है एक्यूपैथ लैब्स एंड डायग्नोस्टिक्स, जो मेरी वाइफ रन करती हैं। इनका नाम है डॉक्टर स्मृति वाजपेयी। तो मैडम आज से पहले डॉक्टर लाल पैथ लैब का जो मेन सेंटर रोहिणी में वहाँ पर थी, और उसके पहले वो बेंगलोर मेडिकल कॉलेज में रही हैं, वेदांता हॉस्पिटल में भी उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया अपना। तो हमारा चंदौसी वापस आने का जो मेन पर्पस है वो यही है कि जो ज़रूरतमंद लोग हैं यहाँ पर उन्हें अपनी सेवाएं दे पाएँ, क्योंकि हमेशा ये पॉसिबल नहीं हो पाता कि हर कोई दिल्ली भागे या मुरादाबाद भागे। तो हमारा कोशिश ये है कि हम यहाँ पर लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ दे पाएँ। मैं यहाँ पर एज ए जनरल फिजिशियन काम कर रहा हूँ, डायबिटीज़ मैनेजमेंट कर रहा हूँ और कैंसर का सलाहकार हूँ। वाइफ डॉक्टर स्मृति वाजपेयी वो लैब अपना रन करती हैं। तो जितनी नॉर्मल रूटीन खून वाली जांचें हैं वो तो करते ही करते हैं, उसके अलावा कोई भी गांठों की जांचें हो गई, सुई वाली जांचें हो गई, वो भी करते हैं। कैंसर से संबंधित जो जांचें हैं वो भी हम यहीं पर करते हैं। और इसके अलावा कोई भी जख्म की जांचें होती हैं, हिस्टोपैथोलॉजी, साइटोपैथोलॉजी जिसको कहते हैं, वो भी सारी जांचें हम इसी सेंटर पे अपने यहाँ ही करते हैं। तो इसकी सबसे अच्छी बात ये होती है कि जब हम सारे टेस्ट यहीं पे रन कर रहे हैं, सैंपल कहीं बाहर नहीं जा रहा है, तो एक एक्यूरेसी हमें मिलती है रिपोर्टिंग में। अच्छी सही जांचें मिलती हैं, सही रिपोर्ट मिलती है। और सबसे अच्छी बात ये है कि वो एक पैथोलॉजिस्ट हैं, तो जब हमारे पास सही जांचें होती हैं तो इलाज करने में हमें मदद मिलती है और सही इलाज हो पाता है। तो इस चीज़ के लिए मैं एक बार लोगों के ध्यान थोड़ा इस तरफ दिलवाना चाहूँगा कि जब आपके पास डॉक्टर होते हैं जो उस चीज़ के लिए ट्रेन हैं, जो उन्होंने उस फील्ड में काम किया है, उसके बारे में पढ़ाई की है, तो उन्हें पता है कि आपकी जो वैल्यूज़ आ रही है, जो आपकी रिपोर्ट्स आ रही है, कहाँ क्या गड़बड़ हो सकता है। नहीं तो आप मशीनें लगा लीजिए, मशीनें लगा के तो मशीन में आप सैंपल डालेंगे, रिपोर्ट आएगी। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है, और बहुत बार नहीं, ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि आपको डॉक्टर इंटरवेंशन चाहिए ही चाहिए उसमें, क्योंकि कई बार पैरामीटर्स ऐसे होते हैं जो ऊपर या नीचे होते हैं। तो वो कोई भी लैब चलाने वाला आपको नहीं बता सकता। एक जो सर्टिफाइड पैथोलॉजिस्ट हैं, सर्टिफाइड डॉक्टर्स हैं, जिन्होंने अपने कई साल मेहनत करके, है ना, बहुत सारा समय बिताया है, किताबें पढ़ी हैं, प्रशिक्षण लिया है उन चीज़ों पे, अपना एक्सपीरियंस है, पढ़ाई की है, तो वो बेहतर बता सकते हैं कि हाँ क्या चीज़ सही है, ताकि एक सही रिपोर्ट जनरेट हो सके। तो एक अच्छी लैब से ही आपको अपनी जांचें करवानी चाहिए, ताकि सही रिपोर्ट मिले और सही इलाज हो सके। मेरे साथ थे डॉक्टर मोहित बंसल जी, जिन्होंने जानकारी दी आखिरकार कैसे कैंसर की पहचान करें और कैसे डायबिटीज के बारे में जानें और उसका कैसे उपचार करें। और अधिक जानकारी के लिए मेरे चैनल पर वीडियो देखते हैं।